हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। ये जो है वो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 के बुक से लिया गया है। इसके पहले भी ऑल एडिटोरिया वॉल्यूम 1 और भी काफ़ी सारे बुक्स के सेट अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए लिंक से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन की अगर बात करते हैं तो यह इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने नौरोज उत्सव भी प्रारंभ किया था और साथ ही साथ सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो इसका जो समय काल था वो था 1540 से लेकर 1545 तक। इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने ही करवाया था। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू कहा गया है। मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था वो इसी के काल में भारत आया था और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदाऊनी। वो यह लिखता है कि अंततः लोगों को उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। वहीं अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये है, ये 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने अस्थायी सेना और नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की करवाया था। इसने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कितना भाग होता था। तो यह उपज का 1/10 भाग होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपज का 1/10 भाग। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा इसने 300 नए नगरों की भी स्थापना किया था, साथ ही साथ 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। साथ ही साथ सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दास जो थे वो इसी के समय में थे। फिरोज शाह तुगलक से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने दीवाने खैरात और दीवाने बंदेगान की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत जो है वो 1583 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1583। साथ ही साथ याद रखिएगा 1582 में यह दीन इलाही की स्थापना करवाता है। उसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है। 1564 में जजिया कर समाप्त करता है और 1562 में दास प्रथा का अंत भी करता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो मराठों का मैकियावेली जो है वो नाना फडणवीस को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वो बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रॉन्ट डफ जो है वो इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। वहीं अगर हम बाजीराव प्रथम की बात करते हैं तो बाजीराव प्रथम से याद रखिएगा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम पेशवा था। राजाराम की अगर बात करते हैं तो संभाजी के बाद ये 1689 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने अपनी दूसरी राजधानी जो है वो सतारा को बनाया था। वहीं अगर संभाजी की बात करते हैं तो संभाजी से याद रखिएगा यह शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा और शिवाजी का उत्तराधिकारी था और इसकी हत्या जो है वो 1689 में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है वो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका जो जन्म था वो 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था और खुद को सच्चा पातशाह भी कहा था। अगर हम गुरु नानक की बात करते हैं तो गुरु नानक से याद रखिएगा ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्हीं के अनुयायी जो हैं वो सिख कहलाएं और इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर की भी स्थापना किया था। वहीं अगर हम हरगोबिंद की बात करते हैं तो गुरु हरगोबिंद जो थे वो सिखों के 6ठे गुरु थे और इन्होंने सिख के सैन्य संगठन का रूप दिया था और अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है वो 1781 में कलकत्ता में किया गया था और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था।
नेक्स्ट हमारा दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया? तो दास प्रथा का अंत जो है वो भारत में 1843 के एक्ट 5 के तहत किया गया था और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एलन बैरो था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलन बैरो। लॉर्ड एलन बैरो का कार्यकाल था 1842 से लेकर 1844 तक। एक चीज़ और याद रखिएगा लॉर्ड एलन बैरो से, रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत 1843 में हुई थी वो इसी के समय हुई थी। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो विलियम बेंटिक से याद रखिएगा 1828 से लेकर 1835 तक इसका टेन्योर था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त किया और 1830 में ठगी प्रथा भी समाप्त किया। साथ ही साथ मैकाले की अनुशंसा पर इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अगर हम लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं तो लॉर्ड ऑकलैंड से याद रखिएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के टाइम में हुआ था और इसी के समय भारतीयों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति भी ब्रिटिश सांसद ने प्रदान किया था। वहीं अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग से याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो 1856 से लेकर 1862 था। यह अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसने 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया था और साथ ही साथ इसने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। रंपाओं का जो विद्रोह है वो 1879 से लेकर 1922 तक आंध्र प्रदेश में चला था। इसके एक प्रमुख नेता के भी नाम याद रखिएगा जिनका नाम है सीताराम राजू। नेक्स्ट हमारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है वो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था और कब? 1887 में इंग्लैंड में किया गया था इस समिति की स्थापना। साथ ही साथ दादा भाई नेहरू जी से याद रखिएगा इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। दादा भाई नेहरू जी जो थे वो 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो फैजाबाद में जो नेतृत्व था वो मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि अगर आप बात करते हैं बरेली की तो बरेली में जो इसका नेतृत्व था वो खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था और फतेहपुर में इसका बरेली से याद रखिएगा खान बहादुर खां और फतेहपुर से याद रखिएगा अजीमुल्ला और लियाकत अली याद रखिएगा इलाहाबाद से। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फैजाबाद में ब्रिटिश नायक था उसका नाम था कर्नल नील। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 1946। कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो यह 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग जो है वो इस योजना को 6 जून 1946 को और कांग्रेस जो था वो 25 जून 1946 को इसको स्वीकार करता है। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट हमारा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका नाम था जी.सी. हिल्टन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी.सी. हिल्टन। जी.सी. हिल्टन ने ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था और 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो सॉन्डर्स की हत्या के केस में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह से एक चीज़ याद रखिएगा, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो आग के आविष्कार की अगर बात करते हैं तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल। एक चीज़ और याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो इसका उत्खनन जो हुआ था वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो यह घग्घर नदी के किनारे 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। और अगर धौलावीरा की बात करते हैं तो यह लूनी नदी के किनारे जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो था वो किसके दरबार में रहता था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। राजवैद्य जीवक जो था वो बिंबिसार के दरबार में रहता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये महात्मा बिंबिसार जो था वो राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार जो था वो लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था।
एक चीज़ और याद रखिएगा, बिंबिसार की हत्या जो है वो उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है और 493 ईसा पूर्व वो मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंबिसार जो था वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वो 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1938। नेक्स्ट है हमारा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की जो स्थापना है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसका जो टेन्योर था वो 1956 से लेकर 1961 तक था। भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाना भी जो था वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। वहीं अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो 1951 से लेकर 1956 तक। यह योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। भाखड़ा नंगल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब की शुरुआत जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। वहीं अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका टेन्योर जो है वो 1961 से लेकर 1966। इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था और यह जो था वो पूरी तरह से असफल हो गया था, क्योंकि इसका असफल रहने का जो मेन कारण था वो था भारत चाइना का बीच और भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होना। वहीं अगर चतुर्थ की बात करते हैं तो चतुर्थ का जो टेन्योर था वो था 1969 से लेकर 74 तक और यह जो था वो डियर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IRDA का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, और इसकी स्थापना जो है वो 1999 में किया गया था। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो हैदराबाद से, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय भू भौतिक संस्थान भी स्थित है। कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता से याद रखिएगा भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली से याद रखिएगा भारतीय मौसम विज्ञान और केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए, अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो ऐसा कर जिसके वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो यहाँ पे सीमा शुल्क जो क्या है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, लेकिन निगम कर, संपत्ति कर, ये सब जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है मार्शल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। एडम स्मिथ से एक चीज़ याद रखिएगा, एडम स्मिथ की भी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी पुस्तक का नाम है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं अगर हम लोग किन्स की बात करते हैं तो किन्स का याद रखिएगा एक पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वहीं अगर रॉबिन्स की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट हमारा, भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क का मार्ग है? तो भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और पुणे के बीच। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 630 मीटर है और यह मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। वहीं अगर हम नासिक और मुंबई की बात करते हैं तो नासिक और मुंबई से याद रखिएगा थाल घाट। नासिक और अगर कोयम्बटूर और कोचीन की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा पाल घाट। नेक्स्ट हमारा, धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला की अगर बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। देखिए, धारला हो गया, मानस, तिस्ता, कुल्सी, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अगर उद्गम की बात करते हैं तो यह मानसरोवर के पास स्थित हिमानी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर नर्मदा की बात करते हैं तो यह अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगर हम चंबल नदी की बात करते हैं तो यह देश के सबसे गहरे खड्डे का निर्माण करती है। काली, सिंध, ये सब जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मणी और बैतरणी जो है वो इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के बीच की संयुक्त परियोजना है और यह जो है वो
महाकाली नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की कुछ और भी अन्य परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा। शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना, ये सब परियोजनाएं जो है वो भारत और नेपाल की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है? तो कोयला के मामले में भारत में भंडारण में यहाँ पूछ रहा है, तो भंडारण में हो जाएगा झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। और भारत जो है वो कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। लेकिन अगर भारत में यहाँ कोयला भंडारण ना पूछ के अगर आपसे उत्पादन पूछ देता है कि भारत में कोयला उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, तब आपका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। अगर भंडारण पूछेगा तो झारखंड और उत्पादन पूछेगा तब आपका आंसर जो है वो उड़ीसा हो जाएगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से भी याद रखिएगा यह टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा से याद रखिएगा यह लॉयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट का करता है। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा यह चावल और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा है वो केंद्र सरकार के द्वारा 28 जुलाई 2000 को किया गया था और इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है। देखिए दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वो है कुंद्रेमुख, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो उत्तरी सह्याद्री का है कालसूबाई। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री का क्या है? कालसूबाई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। मणिपुर की अगर बात करते हैं तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। नेक्स्ट है हमारा जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखिए जावा सागर और हिंद सागर की अगर बात करते हैं तो इसको सुंडा जल संधि के द्वारा जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल संधि। वहीं अगर पाक जल संधि की बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मलक्का जल संधि की अगर बात करते हैं तो ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। और बेरिंग जल संधि की बात करते हैं तो ये आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो मानव उत्पत्ति का जो केंद्र है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सर्वाधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी का, ये लगभग भारत के 45% भूभाग पे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है और यह जो है वो धान, गेहूं, दलहन ये सब के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं अगर हम लोग काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी से याद रखिएगा यह बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग जो है वो टिटेनिस, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से या कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह जो है वो चाय एवं इलायची की खेती के लिए उपयुक्त होता है। वहीं अगर लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी से याद रखिएगा इसका रंग जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है जो कि बंजर होती है। इसके चूना का इस्तेमाल करके इसकी फर्टिलाइजेशन यानी उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। देखिए डम्फा हो गया, मुरलीन हो गया, ब्लू माउंटेन हो गया, ये सब जो है वो मिजोरम में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर से याद रखिएगा मणिपुर में है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में है अबोहर अभयारण्य। और केरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा पेरियार अभयारण्य। नेक्स्ट हमारा विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करते हैं तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर।
एक चीज़ सॉरी, विश्व ओजोन दिवस यहाँ पूछ रहा है। हाँ, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। 2020 की अगर बात करते हैं तो 2020 में जो ओजोन दिवस का थीम था वो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एक चीज़ यहाँ से और याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1962 में किया गया था और इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन किया गया था। देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पूछेगा तब आपका आंसर होगा 1962, लेकिन अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछेगा तब आपका आंसर होगा 1972। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये 1919 में किया गया था और वर्तमान में इसके जो सदस्यों की संख्या है वो 187 है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, UNHCR और UNCTAD का भी मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट हमारा, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि की अगर बात करते हैं तो ये KR नारायणन की समाधि स्थल है। KR नारायणन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। यह भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KR नारायणन। नेक्स्ट हमारा, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो है परमवीर चक्र। यह पुरस्कार जो है वो अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है वो 1947 से ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, रेणुका झील जो भारत में रामसार आर्द्रभूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। एक चीज़ और याद रखिएगा, रामसार आर्द्रभूमि भारत में वर्तमान में अभी तक 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो रामसार आर्द्रभूमि में सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल कप से नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए, डुरंट कप तो है, आशुतोष कप भी है, रॉबर्ट्स कप भी है, लेकिन मेयर्स कप नहीं है, क्योंकि मेयर्स कप का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट हमारा, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी। नेक्स्ट हमारा, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है आर्थर सी क्लार्क को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर सी क्लार्क। यह एक ब्रिटिश विज्ञान कथा लेखक, आविष्कारक और टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान थे। नेक्स्ट हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था? ये किया गया था 17वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17वां संविधान संशोधन 1992। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक निर्वाचन और एक निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का जो प्राथमिक कार्य है वो सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करना होता है, लेकिन वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, जो कोरम व्यवस्था है वो 1/10 भाग है। नेक्स्ट हमारा, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा है? अनुच्छेद 122 के तहत। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ ये पूछ रहा है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, कभी कभी पूछा जाता है कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, तब 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है। और स्वतंत्रता पूछेगा तब 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो तीनों चीज़ याद रखिएगा, 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया है।
हमारे संविधान की उद्देशिका की अगर बात करते हैं तो उद्देशिका मतलब इसको संविधान का कुंजी भी कहा जाता है और अभी तक इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे जाके भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये गलत है क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। फिर कह रहा है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है। द्विसदनवाद यूएसए से लिया गया है, ये भी गलत है क्योंकि यह ब्रिटेन से लिया गया है। और संवर्ती सूची कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है, संवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की भाषा और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो भी लिया गया है। नेक्स्ट हमारा, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? देखिए बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सीटें जो है वो 40 और 16 है, मतलब लोकसभा की कुल सीटें हैं 40 और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 और 16। देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है खास करके बिहार के एग्जामों में कि लोकसभा का जो 40 सीट है उसमें कितने सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल 6 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट हमारा, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारिया आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। इसको यह जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो फिर 1987 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह जो सरकारिया आयोग था यह 3 सदस्यीय आयोग था जो कि RS सरकारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट हमारा, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए अगर बात करते हैं तो शुरू से याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी को शामिल किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को शामिल किया गया। और फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 जिसमें कि बोडो, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक कुल 3 बार बुलाया गया है। एक बार दहेज प्रतिबंध विधेयक पर 1961 में, दूसरी बार बैंक सेवा आयोग विधेयक पर 1978 में और तीसरी बार आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। देखिए संयुक्त अधिवेशन की अगर संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है जिसका अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए उच्च न्यायालय यहाँ पूछ रहा है, उच्च न्यायालय का पूछेगा तब 62 वर्ष और अगर उच्चतम न्यायालय का पूछेगा तब आंसर होगा 65 वर्ष। नेक्स्ट हमारा, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल को पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्हीं के कार्यकाल में यह पारित किया गया था और यह जो है इसका वर्णन दल बदल का है 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इसके अलावा इसके अन्य 4 अन्य मुख्यालय भी हैं जो कि भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 2010 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला परमाणु बिजली घर है वो रूस में स्थापित किया गया था 1954 में। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का पहला जो था वो तारापुर परमाणु बिजली महाराज था जो कि अमेरिका की सहायता से 1972 में लगाया गया था अगर भारत में पूछे तो। नेक्स्ट है हमारा कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो यह बकरी की प्रमुख नस्लें हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पे 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए यहाँ पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है, और 200 वोल्ट दिया हुआ है आपका वोल्टेज भी। और रेसिस्टेंस का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि R बराबर होता है V² P। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो V² यानी 200 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 400 ओम आएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 400 ओम। नेक्स्ट हमारा पेड़ पौधे के टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि आप कोई उस पर बाहरी बल अप्लाई न करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एक्चुअली वैक्यूम में होता है, और इसका खोज जो है वो सर्वप्रथम रोमर के द्वारा 1676 में किया गया था। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि कांच में इसका वेग कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, और अगर कोई जल में पूछे तब आप कह सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारा कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक संवेग। संवेग की अगर आप लोग बात करते हैं तो संवेग जो बराबर होता है वेग इंटू में द्रव्यमान, और यह संवेग जो है वो एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट हमारा सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, क्योंकि यह सेविंग ब्रश में जो चिपक जाता है उसमें होता क्या है कि पानी के अणुओं के बीच जो संसंजक बल कार्य करता है उसी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से एक चीज़ याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह जो है वो प्रेरित धारा की दिशा का प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा। नेक्स्ट हमारा फोटोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फोटोन का जो खोज है वो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोन का भार और द्रव्यमान दोनों जो है वो 0 के बराबर होता है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी के द्वारा इन्होंने एक सेफ्टी लैंप का खोज किया था। नेक्स्ट हमारा किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो यह कौन करता है? यह इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, और इसका जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा है, क्योंकि पिटवा लोहा में जो कार्बन की मात्रा होती है वो स्टील से भी कम होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 0.4 से लेकर 0.8% के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। नेक्स्ट हमारा पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल की अगर आप बात करते हैं तो पीतल में 70% तांबा होता है और लगभग 30% जस्ता होता है। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज एंजाइम की उपस्थिति में जब जल अपघटन होता है तो उसके द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है सुक्रोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए यानी ग्लूकोज और सी यानी फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरेजा स्टेबिया है? तो यह जो है वो किसका है? यह धान का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। वहीं मनुष्य की अगर बात करते हैं तो मनुष्य का होता है होमो सैपियंस, गाय का होता है बॉस इंडिकस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? देखिए ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है नारियल, बाद बाकी जौ, मक्का, ज्वार, चावल ये सब जो है वो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, लेकिन नारियल जो है वो पल्मी कुल का पौधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल। नारियल जो है वो पल्मी कुल का पौधा है। नेक्स्ट हमारा एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम की अगर बात करते हैं तो एलाइमेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब का स्राव जो है वो अग्नाशय के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। वहीं अगर हम बात करते हैं जठररस तो ये अमाशय से निकलता है, और पेप्सिन रेनिन का स्राव जो है वो जठररस के द्वारा होता है। अग्नाशय की अगर बात करते हैं तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट हमारा ब्रिक के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो ब्रिक के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स और मेडुला। वहीं ब्रिक की अगर कार्यात्मक इकाई आपसे पूछ देगा तब आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारा किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है वो टेकोफेरोल है? देखिए, विटामिन सी का तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन के का होता है फिलोक्विनिन, और विटामिन ई का होता है क्या? विटामिन ई का होता है टेकोफेरोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट हमारा मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था जो है वो संक्रामक है? तो ये क्या कौन सी अवस्था है? अस्पेरोजाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ मलेरिया से याद रखिएगा, मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट हमारा चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं संगीत पॉल चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत पॉल चौधरी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इस अभियान की शुरुआत जल संरक्षण को बढ़ाने और भविष्य में जल की संकटों को दूर करने के उद्देश्य से किया है। मध्य प्रदेश से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जीवन अमृत योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना। ये सब योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी के 2021 के विजेता कौन है? तो ये विजय हजारे ट्रॉफी तो होता तो है क्रिकेट में, पहले चीज़ तो ये याद रखिए। और इस बार 2021 के जो विजेता हैं वो मुंबई है, और किसको हराकर जीता है? वो उत्तर प्रदेश को हराकर यह जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी तक सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम है वो है तमिलनाडु, जिसने 5 बार यह ट्रॉफी अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वो 139 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले स्थान पर है फिनलैंड। और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? यह रिपोर्ट जो है वो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, कोई भी रैंकिंग से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसमें भारत का स्थान क्या है, उसको जारी कौन करता है, और उसमें पहले स्थान पर कौन है। नेक्स्ट है हमारा विश्व गौराया दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व गौराया दिवस 2021 का जो थीम था वो था आई लव स्पैरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई लव स्पैरो। विश्व गौराया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है सामिया सुलहू हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलहू हसन। यह जो था वो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं तंजानिया की। एक चीज़ और याद रखिएगा, तंजानिया की जो राजधानी है वो है दोदोमा। नेक्स्ट हमारा दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की जो मेज़बानी है वो कर्नाटक करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आप लोगों को याद होगा कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। वहीं कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। नेक्स्ट हमारा इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार का स्थापना जो है वो 22 मार्च 1912 को हुआ है। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकाई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन सा देश किया है? यह किया है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है मनीला, और यह एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह लद्दाख में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यह जो है वो ONGC, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, ONGC के द्वारा लद्दाख के पूगा गाँव में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? तो यह किया है DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A+C, यानी DRDO और भारतीय सेना।
डीआरडीओ की अगर आप बात करते हैं तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा किया है? तो यह किया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देखिए हुआ क्या था कि यह जो संधि है ओपन स्काई संधि, इसके द्वारा रूस जो है वो इस संधि को लगातार उल्लंघन और सुरक्षा के माहौल में बदलाव के कारण यह जो अमेरिका है वो इस चीज़ को हवाला देकर ओएसटी यानी कि ओपन स्काई संधि से बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो यह किया है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसकी जो शुरुआत है वो जमुई जिले के नागानट्टी बर्ड सेंचुरी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीआईएसएफ की बात कर रहा है तो नियुक्त किया गया सुबोध कुमार जायसवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सीआईएसएफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1969 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सत्यपाल जो थे वो एक फैशन डिजाइनर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो राजस्थान और कर्नाटक जो है वो वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला संयुक्त राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एवं कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा कि डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ जो है वो हाल ही में अल साल्वाडोर को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल साल्वाडोर। वहीं डब्ल्यूएचओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, और इनके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम। अल सल्वाडोर की अगर बात करते हैं तो अल सल्वाडोर की राजधानी जो है वो सैन सल्वाडोर है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है नाइब बुकेले। नेक्स्ट है हमारा कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो यह दिया गया है छिछोरे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अगर पुरस्कार पूछ दे तब आपका आंसर हो जाएगा मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो देखिए 2023 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 2021 में इसका आयोजन जो है, याद रखिएगा 2021 में इसका आयोजन जो है वो इटली करेगा। 2022 में जो इसका आयोजन है वो इंडोनेशिया करेगा। नेक्स्ट हमारा, केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? तो यह बनाएगी आईआईटी बॉम्बे की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत किया है? तो यह किया है उड़ीसा के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार जो है वो 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। यह छात्रवृत्ति जो है वो सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उड़ीसा से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, ये सब उड़ीसा की कुछ योजनाएं हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, घटना चक्र का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, उसमें मेडिएवल हिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है। टोटल 9 वीडियो में पूरे घटना चक्र बुक में जितना क्वेश्चन था उसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको करवाया गया है। आज शाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। आज आधुनिक भारत का पहला वीडियो आएगा, तो वो रात को 9 बजे आधुनिक भारत का वीडियो जो है वो अवेलेबल होगा, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। इसके आगे जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है 3-4, इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं PDF में अटैच कर दिया हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।